नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। नाबार्ड ने दूसरा अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण 2021-22 जारी किया। भारतीय प्रधानमंत्री ने लाओस में 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लिया। सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अमेरिका से 31 MQ-9B ड्रोन और 2 स्वदेशी परमाणु हमलावर पनडुब्बियों के सौदे को मंजूरी दी। एक अध्ययन में झारखंड के पूर्वी दक्षिण कर्णपुरा कोयला क्षेत्र में शेल गैस उत्पादन की संभावना प्रकट की गई। भारत के व्यापार डेटा के अनुसार भारत का वस्त्र क्षेत्र 2030 तक 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ जाएगा। राष्ट्रीय खेल अभिशासन विधेयक 2024 का मसौदा जारी किया गया। चलिए खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और बढ़ते हैं पहली मुख्य खबर की ओर। नाबार्ड ने दूसरा अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण NAFIS 2021-22 जारी किया। अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण NAFIS को 2016-17 में एक राष्ट्रीय स्तर के सर्वेक्षण के रूप में शुरू किया गया था। ये ग्रामीण आबादी की आजीविका की स्थिति और वित्तीय समावेशन यानी ऋण, बीमा, पेंशन आदि के स्तर के संदर्भ में व्यापक अवलोकन प्रदान करता है। साथ ही ये 2016-17 से लेकर अब तक ग्रामीण विकास के आर्थिक और वित्तीय संकेतकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रदान करता है। चलिए खबर को बेहतर तरीके से समझने के लिए सबसे पहले इस सर्वेक्षण के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। इस सर्वेक्षण के अनुसार परिवारों की औसत मासिक आय में 57.6% की वृद्धि हुई है। परिवारों के उपभोग बास्केट में खाद्य का हिस्सा 51% से घटकर 47% हो गया है। साथ ही ग्रामीण कृषि क्षेत्र में वित्तीय समावेशन के एक प्रमुख साधन के रूप में किसान क्रेडिट कार्ड बहुत प्रभावी पाया गया है। वहीं इस सर्वेक्षण से ये भी पता चलता है कि भूमि जोत का औसत आकार 1.08 हेक्टेयर से घटकर 0.74 हेक्टेयर हो गया है। सर्वेक्षण में शामिल होने वाले बेहतर वित्तीय साक्षरता वाले लोगों का अनुपात 33.9% से बढ़कर 51.3% हुआ और संस्थागत स्रोतों से ऋण लेने वाले कृषि परिवारों का अनुपात 60.5% से बढ़कर 75.5% हो गया है। ऐसे में ग्रामीण आय में वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक क्या हैं? चलिए इस पर भी विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। पहला उत्तरदायी कारक है सरकारी सहायता। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जनवरी 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 5.6 करोड़ परिवारों ने रोजगार प्राप्त किया था। इससे उनकी आय में वृद्धि हुई है और आजीविका सुरक्षा मिली है। वहीं अगला है ग्रामीण महिला श्रम बल भागीदारी दर में वृद्धि। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2018-19 में ग्रामीण महिला श्रम बल भागीदारी दर 19.7% थी, जो 2020-21 में बढ़कर 27.7% हो गई थी। खबर में आगे बढ़ते हैं और नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को समझते हैं। इसका गठन भी शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। ये भारत का शीर्ष विकास बैंक है। इसकी स्थापना 1982 में संसद के एक अधिनियम के तहत सतत और न्यायसंगत कृषि एवं ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इसके तहत आने वाले NAFINDEX वित्तीय समावेशन की माप की बात करें तो NAFIS 2016-17 के माध्यम से एकत्र किए गए क्षेत्र स्तरीय डेटा के आधार पर भारत के अलग अलग राज्यों के लिए NAFINDEX तैयार किया गया है। सूचकांक तैयार करने के लिए 3 आयामों पारंपरिक बैंकिंग उत्पाद, आधुनिक बैंकिंग उत्पाद और भुगतान प्रणाली पर विचार किया जाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। भारतीय प्रधानमंत्री ने लाओस में 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने आसियान देशों के नेताओं के साथ आसियान भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की तथा सहयोग की भावी दिशा तय करने पर चर्चा की। आपको बता दें कि शिखर सम्मेलन में आसियान भारत साझेदारी की पूर्ण क्षमता का उपयोग करने के लिए एक नई आसियान भारत कार्य योजना बनाने पर सहमति व्यक्त की गई तथा 2 संयुक्त वक्तव्यों को भी अपनाया गया।
इसके साथ ही भारतीय प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन की थीम एनहांसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस की दिशा में 10 सूत्री योजना की भी घोषणा की। अपनाए गए 2 संयुक्त वक्तव्य यानी जॉइंट स्टेटमेंट्स क्या-क्या हैं, ये भी जान लेते हैं। पहला है आसियान भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर संयुक्त वक्तव्य। इसमें व्यापार को बढ़ाने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने और सहयोग के लिए आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते AITIGA की समीक्षा में तेजी लाना तथा संयुक्त गतिविधियों को समर्थन देने के लिए आसियान इंडिया फंड फॉर डिजिटल फ्यूचर को शुरू करने का भी स्वागत किया गया। और दूसरा है डिजिटल रूपांतरण को आगे बढ़ाने पर संयुक्त वक्तव्य। इसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वित्तीय प्रौद्योगिकी तथा साइबर सुरक्षा शामिल है। सबसे पहले डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI पर बात करते हैं। इसमें DPI के विकास में सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करना, क्षेत्रीय एकीकरण के लिए संयुक्त पहलों को लागू करने तथा स्वास्थ्य क्षेत्र आदि से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करना शामिल है। इसके अलावा वित्तीय प्रौद्योगिकी, नवोन्मेषी डिजिटल समाधानों के माध्यम से सीमा पार भुगतान प्रणालियों पर सहयोग की संभावना तलाशना और साइबर सुरक्षा, डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए साइबर सुरक्षा सहयोग बढ़ाने हेतु आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता की शुरुआत करना। भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 10 सूत्री योजना के मुख्य बिंदु क्या-क्या है, ये भी समझ लेते हैं। पहला है वर्ष 2025 को आसियान भारत पर्यटन वर्ष के रूप में मनाना तथा विविध जन केंद्रित कार्यक्रमों के माध्यम से एक्ट ईस्ट नीति के दशक का जश्न मनाना। इसके अलावा 2025 तक आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते यानी AITIGA की समीक्षा करना। अब खबर में आगे बढ़ते हैं और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन यानी आसियान के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आसियान की स्थापना 1967 में आसियान घोषणा यानी बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। इस घोषणा पत्र पर इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने हस्ताक्षर किए थे। वर्तमान में इसके 10 सदस्य हैं। इसके सदस्य देशों में ब्रुनेई, दारुसलाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, लाओ PDR, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड तथा वियतनाम शामिल हैं। खबर के अंत में भारत के लिए आसियान का क्या महत्व है, इस बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। पहला बिंदु है आर्थिक एवं व्यापारिक संबंध। भारत के वैश्विक व्यापार में आसियान की भागीदारी 11% है। इसके साथ ही हिंद प्रशांत रणनीति पर समन्वय। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत रणनीति के लिए काफी महत्व रखता है। और अंत में पूर्वोत्तर के साथ कनेक्टिविटी। इसमें उदाहरण के लिए कलादान मल्टी मॉडल परिवहन परियोजना, भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग आदि शामिल है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अमेरिका से 31 MQ-9B ड्रोन और 2 स्वदेशी परमाणु हमलावर पनडुब्बियों के सौदे को मंजूरी दी। 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन की खरीद और 2 परमाणु ऊर्जा संचालित हमलावर पनडुब्बियों यानी SSNs के स्वदेशी निर्माण से भारत की सैन्य शक्ति में वृद्धि होगी। खबर की शुरुआत में MQ-9B ड्रोन के बारे में बात करते हैं। ये मानव रहित हवाई वाहन है। ये अधिक ऊंचाई पर और बहुत लंबे समय तक आकाश में उड़ान भर सकते हैं। ये खुफिया सूचनाएं जुटाने, टोह लेने और निगरानी करने की क्षमताओं से लैस है। साथ ही ये बहुत सटीक हमला करने में भी सक्षम है। इसकी विशेषताओं की बात की जाए तो ये उपग्रह की सहायता से 40 घंटों तक उड़ान बनाए रखने में सक्षम है। ये भूमि, समुद्र और हवा में लक्ष्यों को भेज सकता है। इसके 2 प्रकार हैं, स्काई गार्डियन और सी गार्डियन। इस सौदे में 16 स्काई गार्डियन और 15 सी गार्डियन MQ-9B शामिल है। सी गार्डियन ड्रोन्स नौसेना को दिए जाएंगे, जबकि स्काई गार्डियन ड्रोन्स थल सेना और वायुसेना दोनों को 8-8 सौंपे जाएंगे। ऐसे में MQ-9B से संबंधित सौदे के महत्व के बारे में जानना भी काफी जरूरी है। चीन के साथ लगने वाली वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी के लिए भारत की निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने की क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही ये सौदा हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की सैन्य क्षमता को बढ़ाने पर केंद्रित व्यापक रक्षा आधुनिकीकरण रणनीति का हिस्सा है।
इतना ही नहीं, ये सौदा उन्नत प्रौद्योगिकियों के साथ परिचालन की तत्परता को और बेहतर बनाएगा और साथ ही भारत अमेरिका के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करेगा। ड्रोन्स के बाद अब बात करते हैं परमाणु ऊर्जा संचालित हमलावर पनडुब्बियों यानी SSNs के बारे में। इन्हें एंटी सबमरीन युद्ध, एंटी सरफेस शिप ऑपरेशन और खुफिया जानकारी जुटाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये टॉर्पीडो और कभी कभी क्रूज मिसाइलों से लैस होती हैं, लेकिन ये बैलिस्टिक मिसाइल नहीं ले जा सकती हैं। ये तेज व शांत होती हैं तथा इनका पता लगाना मुश्किल होता है। ये लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकती हैं। SSNs संबंधित सौदे के महत्व की बात की जाए तो ये सौदा भारत की अवरोधन और परिचालन क्षमताओं को मजबूत करेगा। साथ ही ये जल के नीचे युद्धक क्षमता की प्रभावशीलता को भी बढ़ाएगा और साथ ही ये मेक इन इंडिया पहल के तहत स्वदेशी रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देगा। अब बात करते हैं आज की अगली मुख्य खबर के बारे में। एक अध्ययन में झारखंड के पूर्वी दक्षिण कर्णपुरा कोयला क्षेत्र में शेल गैस उत्पादन की संभावना प्रकट की गई। यह अध्ययन लखनऊ के बीरबल साहनी पुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने किया है। यह संस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, किसी क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन उत्पादन की संभावना काफी हद तक वहां मौजूद कार्बनिक पदार्थों की मात्रा पर निर्भर करती है। खबर की शुरुआत में शेल गैस के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। शेल गैस प्राकृतिक गैस का एक प्रकार है जो शेल चट्टानों की गहरी परतों में पाई जाती है। इसका मुख्य घटक मीथेन है। शेल गैस को निकालने के लिए हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग या फ्रैकिंग प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। इसमें शेल चट्टानों में उच्च दबाव से पानी, रेत और रसायनों का मिश्रण इंजेक्ट किया जाता है। इस उच्च दबाव के कारण शेल चट्टान टूट जाती है, जिससे गैस को बाहर निकलने का मार्ग मिल जाता है। आपको बता दें कि ग्वार गम शेल गैस को निकालने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ग्वार गम ग्वार के बीज से बने गोंद को कहा जाता है। इसके साथ ही शेल एक महीन कणों वाली अवसादी चट्टान होती है। यह लंबे समय के दौरान क्ले, सिल्ट, पंक और कार्बनिक पदार्थों के मिश्रण के परिणाम स्वरूप बनती है। शेल्स का निक्षेपण प्रायः प्राचीन समुद्रों, नदी डेल्टाओं, झीलों और लैगूनों में होता था। ये पृथ्वी की सतह एवं गहराई में दोनों जगहों पर पाई जाती है। अब सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 2016 में हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति यानी HELP हेल्प को मंजूरी दी गई थी। इसमें शेल गैस सहित पारंपरिक और अपारंपरिक संसाधनों को शामिल करने वाली एक समान लाइसेंसिंग व्यवस्था बनाई गई है। ONGC और ऑयल इंडिया लिमिटेड जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को उनके मौजूदा तेल एवं गैस ब्लॉक्स में शेल गैस की खोज करने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा शेल गैस या तेल की खोज और उत्पादन के दौरान पर्यावरण प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। भारत के व्यापार डेटा के अनुसार भारत का वस्त्र क्षेत्र 2030 तक 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ जाएगा। भारत का वस्त्र क्षेत्र सभी प्रकार के वस्त्र निर्यात, विशेष रूप से रेडीमेड गारमेंट्स में वर्ष दर वर्ष 11% की वृद्धि के साथ प्रगति कर रहा है। वस्त्र उद्योग के विकास के प्रमुख कारकों में शामिल है एंड टू एंड मूल्य श्रृंखला क्षमता, मजबूत कच्चा माल आधार, बड़ा निर्यात फुटप्रिंट तथा सशक्त और तेजी से बढ़ता हुआ घरेलू बाजार। इसी के साथ भारत के वस्त्र क्षेत्र के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों पर एक नजर डालते हैं। भारत का घरेलू परिधान और वस्त्र उद्योग देश की GDP में लगभग 2.3%, औद्योगिक उत्पादन में 13% और निर्यात में 12% का योगदान देता है। वहीं वस्त्र और परिधान के वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 4% है। वस्त्र मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत विश्व में वस्त्र और परिधान का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। इतना ही नहीं, वस्त्र और परिधान उद्योग देश में दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है। यह उद्योग लगभग 45 मिलियन लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है और संबद्ध उद्योगों में 100 मिलियन लोगों को रोजगार भी देता है। ऐसे में इस क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियों के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। चीन और वियतनाम जैसे कम लागत पर कपड़े तैयार करने वाले देशों से भारत को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है।
इसके कारण भारतीय बाजार पर दबाव उत्पन्न होता है। वहीं भारत में पर्याप्त संख्या में कुशल श्रमिकों का भी अभाव है। यह अभाव विशेष रूप से डिजाइन, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलता है। साथ ही लघु और मध्यम आकार के वस्त्र उद्यमों को अक्सर निवेश के लिए वहनीय पूंजी प्राप्त करने में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा अपर्याप्त लॉजिस्टिक्स, बिजली आपूर्ति और परिवहन नेटवर्क वस्त्र उद्योग की दक्षता पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। चलिए इसी के साथ खबर के आखिर में वस्त्र क्षेत्र के विकास के लिए उठाए गए कदमों पर भी एक नजर डालते हैं। पहला है संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना ATUFS। ये वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है। अगली मुख्य पहल है राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम। ये चिन्हित हथकरघा क्लस्टर्स के भीतर और बाहर हथकरघा बुनकरों का संधारणीय विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। तीसरा मुख्य कदम है भारत में वस्त्र और परिधान क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की अनुमति दी गई है। साथ ही प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल PM मित्र पार्क्स योजना भी लागू की गई है और राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन संचालित किया जा रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की तरफ। राष्ट्रीय खेल अभिशासन विधेयक 2024 का मसौदा जारी किया गया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने पब्लिक फीडबैक के लिए राष्ट्रीय खेल अभिशासन विधेयक 2024 का मसौदा जारी किया है। खबर के शुरुआत में इस विधेयक के उद्देश्य के बारे में समझ लेते हैं। पहला उद्देश्य है सुशासन के माध्यम से खेल के विकास, एथलीटों के कल्याण और नैतिक पद्धतियों को बढ़ावा देना। इसके साथ ही खेल महासंघों के अभिशासन यानी गवर्नेंस के लिए संस्थागत क्षमता और प्रासंगिक मानक स्थापित करना और अंत में खेल संबंधी शिकायतों और खेल से जुड़े विवादों के समाधान के लिए एकीकृत न्याय संगत एवं प्रभावी प्रक्रियाएं स्थापित करना। इस विधेयक के मुख्य प्रावधानों पर एक नजर डालते हैं। पहला प्रावधान है खेल विनियामक बोर्ड। यह विधेयक राष्ट्रीय खेल महासंघों को मान्यता देने तथा अभिशासन और नैतिक मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय प्राधिकरण होगा। इसके बाद है नैतिक मानक। इसमें नैतिक आयोग और विवाद समाधान आयोग की स्थापना के साथ खेल महासंघों के लिए अनिवार्य नैतिक अभिशासन हेतु प्रावधान किए गए हैं। इससे अखंडता और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। इसके अलावा अन्य है एथलीट आयोग। इसमें सरकारी वित्त पोषण द्वारा एथलीट आयोगों के गठन को अनिवार्य किया गया है ताकि एथलीटों को अपने मुद्दों को व्यक्त करने और निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भाग लेने के लिए एक मंच मिल सके। फिर है एथलीट प्रतिनिधित्व। खेल निकायों में मतदान करने वाले सदस्यों का 10% उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ी यानी स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ आउटस्टैंडिंग मेरिट होंगे। इन SOMs को एथलीट आयोगों द्वारा प्रतिनिधियों के रूप में चुना जाएगा। इसमें एक कार्यकारी समिति होगी जिसमें एक महिला और एक पुरुष खिलाड़ी होगा। सुरक्षित खेल नीति। इसका उद्देश्य लैंगिक उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम का पालन करते हुए एथलीटों विशेषकर नाबालिगों और महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाना है। डोपिंग रोधी अनुपालन। इसके लिए सख्त डोपिंग रोधी उपायों और अंतर्राष्ट्रीय नैतिक मानकों को लागू किया जाएगा। सार्वजनिक जवाबदेही, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए खेल संगठन सूचना के अधिकार अधिनियम के अधीन आएंगे। और अंत में जेंडर रिप्रेजेंटेशन। शासी निकाय के सदस्यों में कम से कम 30% महिलाएं होंगी। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ। और आज इस खास सेगमेंट में हम बात करेंगे श्री रतन नवल टाटा के बारे में। हाल ही में प्रतिष्ठित भारतीय उद्योगपति एवं लोकोपकारक श्री रतन टाटा का निधन हो गया। तो आइए उनके अनुकरणीय औद्योगिक नेतृत्व में उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं। इनके नेतृत्व में टाटा समूह का राजस्व $5 बिलियन से बढ़कर $100 बिलियन से अधिक हो गया है। यह समूह भारत में सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है। उन्होंने दुनिया की सबसे किफायती कार टाटा नैनो लॉन्च की थी। इस कदम का उद्देश्य लाखों निम्न आय वाले लोगों के लिए किफायती व सुरक्षित परिवहन उपलब्ध कराना था। इसके साथ ही पेटा इंडिया द्वारा रतन टाटा को उनकी अविन्या कॉन्सेप्ट कार में वीगन इंटीरियर के उपयोग के लिए
काउ फ्रेंडली फ्यूचर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इस कॉन्सेप्ट का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और पशु कल्याण को बढ़ावा देना था। उन्हें दिए गए पुरस्कारों में पद्म भूषण, पद्म विभूषण, अर्न्स्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आदि पुरस्कार शामिल हैं। हम उनसे ईमानदारी, करुणा, सादगी, नव प्रवर्तनक आदि जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं। बुलेटिन के आखिर में अब बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। विश्व बैंक ने साउथ एशियन डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया में आउटपुट ग्रोथ अन्य सभी उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्था EMDE क्षेत्रों की तुलना में अधिक रहने की उम्मीद है। गुजरात कच्छ के चाड़वा राखल क्षेत्र में कैरेकल प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र स्थापित करेगा। ये अपने फुर्तीलेपन और एक नियत ऊंचाई तक उड़ते पक्षियों को पकड़ने की क्षमता के लिए जाना जाता है। ये अपने इलाके में तथा मुख्यतः अकेले या जोड़े में रहता है। एक हालिया अध्ययन के अनुसार चॉकलेट की बढ़ती मांग और वनों की कटाई के कारण कांगो बेसिन में कोको की खेती में काफी उछाल आया है। ये पश्चिमी भूमध्य रेखीय अफ्रीका में स्थित है। यहाँ अमेज़न के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वन मौजूद है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस और टेलीमानस के 2 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया। इस वर्ष के विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की थीम है कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का समय आ गया है। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के देशों ने 2026 तक क्षेत्र से खसरा और रुबेला के उन्मूलन का नया लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय समिति के 77वें सत्र में अपनाया गया है। कोलकाता स्थित इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के वैज्ञानिकों ने TDP1 नामक DNA रिपेयर एंजाइम को सक्रिय करके कैंसर के इलाज में एक उम्मीद पैदा की है। आंध्र प्रदेश के पालनाडु जिले के अमरावती मंडल के धरनीकोटा गांव में एक ब्राह्मी अभिलेख मिला है। इस अभिलेख की भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी है, जो 2री शताब्दी ईस्वी की है। दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को उनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उनका यह काव्यात्मक गद्य ऐतिहासिक आघातों और मानव जीवन की नाजुकता को केंद्र में रखता है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।